नमस्कार। आज 14 जनवरी 2026 की कुछ बहुत ही दिलचस्प घटनाओं पर हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास पर्यावरण से लेकर टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक हर क्षेत्र से कुछ न कुछ है। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम इन घटनाओं की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इनके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहली खबर पर्यावरण से जुड़ी है। केरल में कुछ बहुत खास हुआ है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदला गया है। जी, और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, इसका नाम अब अरलम तितली अभयारण्य हो गया है। तितली अभयारण्य, ये सुनने में तो बहुत अनोखा है। इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर बड़े जानवरों पर जाता है, जैसे बाघ या हाथी। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ केरल सरकार ने एक माइक्रो फोकस लिया है। तितलियों को समर्पित एक अभयारण्य बनाना दिखाता है कि अब हम इकोसिस्टम के छोटे पर बहुत जरूरी हिस्सों पर ध्यान दे रहे हैं। और कहते हैं कि तितलियां तो किसी भी इकोसिस्टम की सेहत का एक तरह से बैरोमीटर होती हैं। एकदम सही कहा आपने। वो बेहतरीन परागणक मतलब पॉलिनेटर्स होती हैं। और ये भी मत भूलिए कि आरलम पश्चिमी घाट के संवेदनशील इलाके में है, जो एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अच्छा, तो ये कदम उस पूरे इलाके के संरक्षण के लिए एक मिसाल है। और ये केरल का पहला तितली अभयारण्य है। चलिए पर्यावरण से अब खेल के मैदान की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। हाँ, इस बार दीव के घोघला बीच पर हुए थे। और इस बार कर्नाटक ने बाजी मार ली है। पिछले साल तो मणिपुर विजेता था। जी, इस बार कर्नाटक टॉप पर रहा। ये इन खेलों का दूसरा ही संस्करण है और मुकाबला बहुत करीबी था। कर्नाटक ने कुल 11 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण थे। 3 स्वर्ण। और मैंने सुना है कि रैंकिंग तय करने का कोई नियम भी बड़ा दिलचस्प था। हाँ, वो बहुत खास था। नियम ये था कि अगर 2 टीमों के गोल्ड और सिल्वर मेडल बराबर हो जाएं, तो फैसला ब्रॉन्ज मेडल की संख्या के आधार पर होगा। अच्छा, तो मतलब हर एक मेडल की अपनी अहमियत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हर एथलीट का प्रयास कितना मायने रखता है, चाहे पदक कोई भी हो। बहुत बढ़िया। अब खेल के मैदान से निकलकर बिजनेस और कूटनीति की दुनिया में आते हैं। गोवा के एक उद्योगपति हैं श्रीनिवास डेम्पो। जी, डेम्पो ग्रुप के चेयरमैन। उन्हें इटली ने अपने एक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मान किस लिए दिया गया? ये सम्मान सिर्फ उनके व्यापार के लिए नहीं है, ये उन्हें भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मिला है। मतलब ये एक तरह की बिजनेस डिप्लोमेसी है। एक तरह से हाँ, उन्होंने व्यापार, संस्कृति और लोगों के बीच रिश्ते बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनका ग्रुप शिपिंग से लेकर शिक्षा और खेल तक में सक्रिय है। तो ये एक तरह की सॉफ्ट पावर है, जहां बिजनेस और कल्चर देशों को करीब लाते हैं। अब मनोरंजन जगत की एक खबर, 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। हाँ, और इस बार एक नया इतिहास बना है। सबसे कम उम्र में गोल्डन ग्लोब जीतने का रिकॉर्ड। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम के ओवेन कूपर ने। वो सिर्फ 16 साल के हैं। 16 साल, ये तो कमाल की बात है। किस लिए मिला उन्हें यह अवार्ड? उन्हें एडोलेसेंस नाम की एक टीवी सीरीज के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री अब युवा प्रतिभा को कितनी गंभीरता से ले रही है। और मैंने सुना है कि गोल्डन ग्लोब्स में इस साल कुछ नया भी शुरू हुआ है। हाँ, और ये दिखाता है कि पारंपरिक अवार्ड शो भी समय के साथ कैसे बदल रहे हैं। क्या? इस साल बेस्ट पॉडकास्ट की एक नई कैटेगरी जोड़ी गई। अच्छा जी, ये इस बात का सबूत है कि ऑडियो माध्यम, जैसे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मनोरंजन की दुनिया का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है। सही बात है। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बहुत जरूरी पहल पर बात करते हैं। गुजरात में आशा वैन लॉन्च हुई है। जी, ये एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी सबसे बड़ी अहमियत इसकी पहुंच में है। भारत के जो ग्रामीण और दूर दराज के इलाके हैं, वहां आज भी कैंसर की शुरुआती जांच की सुविधा नहीं होती। लोग बहुत देर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये आशा वैन उसी फासले को मिटाने का काम कर रही है। ये लोगों के दरवाजे तक जाती है। तो ये एक तरह से चलता फिरता आधुनिक अस्पताल है। हाँ, कह सकते हैं। इसमें डिजिटल मेमोग्राफी जैसे आधुनिक उपकरण है, जो फेफड़े, मुंह, स्तन और रक्त कैंसर की शुरुआती जांच कर सकते हैं। ये पहल रोकथाम पर केंद्रित है, इलाज पर नहीं। अब एक ऐसी खबर जो भारतीय सेना के लिए गर्व का पल है, और महिलाओं के लिए भी। सेना के एक अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मिला है। जी, उन्हें यह सम्मान लिंग समावेशी शांति स्थापना
मतलब जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग में उनके असाधारण काम के लिए मिला है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शांति मिशनों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना। पारंपरिक रूप से तो पुरुष सैनिकों का दबदबा रहा है। स्वाति शांता कुमार ने ऐसे तरीके लागू किए जिनसे संघर्ष वाले इलाकों में स्थानीय महिलाओं और बच्चों के साथ बेहतर संवाद हो सका। तो ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है, बल्कि इससे शांति मिशन और ज्यादा असरदार भी होते हैं। एकदम। जब महिला शांति सैनिक स्थानीय महिलाओं से बात करती हैं, तो वो ऐसी जानकारी और जमीनी हकीकत का पता लगा पाती हैं जो पुरुष सैनिकों को शायद कभी ना मिले। अच्छा। इससे मिशन ज्यादा सफल होता है। भारत वैसे भी यूएन शांति मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, और ये अवार्ड दिखाता है कि हम अब क्वालिटी में भी लीड कर रहे हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई पर नजर डालते हैं। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक किया है। जी, ये ऑपरेशन हमें याद दिलाता है कि आईसिस के खिलाफ लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये ऑपरेशन अकेले अमेरिका ने किया? नहीं, इसे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ के साथ मिलकर किया गया। ये एक बड़े अभियान इनहेरेंट रिजॉल्व का हिस्सा है। तो सीरिया आज भी एक संवेदनशील इलाका बना हुआ है? बिल्कुल, ये आज भी मध्य पूर्व की भू राजनीति का केंद्र है, जहां कई वैश्विक ताकतें सक्रिय हैं और स्थिरता अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब भारत में तकनीक और नवाचार की बात करते हैं। तमिलनाडु ने देश की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये डीप टेक आखिर है क्या? ये सामान्य टेक्नोलॉजी से कैसे अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। डीप टेक उन तकनीकों को कहते हैं जो बहुत गहरे वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक। मतलब ये सिर्फ एक नया ऐप बनाने जैसा नहीं? बिल्कुल नहीं, ये किसी नई वैज्ञानिक खोज को एक प्रोडक्ट में बदलने जैसा है। इसमें दुनिया को बदलने की क्षमता होती है। तो तमिलनाडु की ये पॉलिसी सिर्फ एक घोषणा है या इसके लिए कोई ठोस योजना भी है? नहीं, ये एक बहुत ठोस योजना है। सरकार ने 100 डीप टेक स्टार्टअप्स की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए का एक फंड भी बनाया है। अच्छा। इसका लक्ष्य है कि लैब की रिसर्च को बाजार तक लाया जाए। तमिलनाडु अब इनोवेशन हब बनने की दौड़ में बैंगलोर और हैदराबाद को सीधी चुनौती दे रहा है। तकनीक के बाद अब कृषि की बात करते हैं। एपिडा, जो कृषि निर्यात को बढ़ावा देती है, उसने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक नया ऑफिस खोला है। जी, एक नया क्षेत्रीय कार्यालय। छत्तीसगढ़ को तो हम ज्यादातर खनिजों के लिए जानते हैं, वहाँ कृषि निर्यात की क्या संभावना है? और यही पारंपरिक सोच बदलने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ में खनिजों के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे? वो राज्य चावल, मक्का और खास तौर पर लघु वनोपज मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक बड़ा उत्पादक है, जैसे महुआ, इमली। इन उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। लेकिन किसानों को शायद सही रास्ता नहीं पता होता होगा। बिल्कुल। तो ये नया कार्यालय एक पुल का काम करेगा। ये किसानों और निर्यातकों को सीधे बाजार से जोड़ेगा। ये उस राज्य की अर्थव्यवस्था को विविध बनाने का एक प्रयास है। अब एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की ओर चलते हैं। दुबई में इंटरसेक्ट 2026 हो रहा है। जी, इसे दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदर्शनी माना जाता है। यहाँ सुरक्षा का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ताले और कैमरों तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें होमलैंड सिक्योरिटी मतलब देश की आंतरिक सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, आग से बचाव, रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये सब शामिल हैं। और इसका आयोजन दुबई में होना, ये भी कुछ कहता है। हाँ, दुबई खुद को वैश्विक व्यापार और प्रदर्शनियों के केंद्र के रूप में स्थापित कर चुका है। वो अपनी स्मार्ट सिटी पहलों के लिए भी जाना जाता है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शहर को सुरक्षित बनाने के लिए होता है। तो ये आयोजन दुबई की उस छवि को और मजबूत करता है। भारत की तकनीकी शक्ति का एक और बड़ा उदाहरण, आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। जी, ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है। कितना शक्तिशाली? इसकी क्षमता लगभग 3.1 पेटाफ्लॉप्स है। अब ये सुनने में तकनीकी लगता है, पर इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली का हर एक इंसान 1 सेकंड में 10 लाख मुश्किल गणित के सवाल हल करे। उतनी ताकत इस अकेले कंप्यूटर में है। ये तो अविश्वसनीय है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये स्वदेशी है। बिल्कुल। इसे सीडैक ने मेक इन इंडिया के तहत बनाया है।
इसका इस्तेमाल मौसम के सटीक अनुमान, नई दवाइयां बनाने और एडवांस्ड इंजीनियरिंग जैसे जटिल कामों में होगा। ये भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल की बैठक में शामिल हुआ है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी घटना है। ये वीमर ट्रायंगल है क्या, और भारत का इसमें शामिल होना इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? वीमर ट्रायंगल 1991 में बना था। इसमें पारंपरिक रूप से सिर्फ 3 यूरोपीय देश हैं, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। इसका मकसद यूरोप की सुरक्षा और रणनीति पर बात करना था। तो ये एक विशुद्ध यूरोपीय मंच है। था, पर अब नहीं। ये पहली बार है कि इस मंच पर भारत को बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप अब भारत को एक अहम रणनीतिक साझेदार के तौर पर देख रहा है। निश्चित रूप से पेरिस में हुई ये बैठक दिखाती है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। यूरोप ये समझ रहा है कि आज के वैश्विक चुनौतियों जैसे चीन का उदय या हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से निपटने के लिए भारत जैसे देश को साथ लेना जरूरी है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत का प्रमाण है। और आखिर में एक ऐसी खबर जो भारत की न्याय व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। जी, केरल के वायनाड में कलपेट्टा की जिला अदालत देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस अदालत बन गई है। पूरी तरह से पेपरलेस? हाँ, केस फाइल करने से लेकर सबूत पेश करने और फैसला सुनाने तक सब कुछ डिजिटल है। इसके फायदे तो साफ हैं, तेजी, पारदर्शिता। हाँ, वो तो है ही, लेकिन इसका एक और गहरा पहलू है। इसे ग्रीन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जा रहा है, मतलब पर्यावरण अनुकूल न्याय। सोचिए अदालतों में कितना कागज इस्तेमाल होता है। सही बात है। ये कदम पर्यावरण की रक्षा भी करता है और भविष्य में इसमें AI आधारित टूल्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। ये दिखाता है कि तकनीक हमारे सबसे पुराने संस्थानों को भी कैसे बदल सकती है। तो ये थी 14 जनवरी 2026 की कुछ बड़ी घटनाओं पर हमारी चर्चा। केरल के तितली अभयारण्य से लेकर पेरिस में भारत की कूटनीतिक धमक तक, और IIT मद्रास के सुपर कंप्यूटर से लेकर केरल की पेपरलेस अदालत तक। इन सबको एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। हाँ, ये तस्वीर है नवाचार की, वैश्विक सहयोग की और हर क्षेत्र में हो रहे तेज बदलाव की। तो दोस्तों, ये थे 14 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट किस राज्य में लॉन्च की गई है? इन विच स्टेट वॉज द आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट लॉन्च्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।